हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका द एम स्क्वायर शो में। और आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एनसीईआरटी चटनी 70 आउट ऑफ 70 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके बाद आपके बोर्ड में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से कोई से भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जिसका आंसर आप दे पाइएगा। हंसाते हो कंधे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? लास्ट अपनी एलर्जी पढ़ना है, उसके बाद एड्स पढ़ना है, एड्स पढ़ने के बाद हम लोग को कैंसर पढ़ना है, कैंसर पढ़ने के बाद हम लोग को ड्रग्स अब्यूज पढ़ना है, उसके बाद खत्म ये चैप्टर, उसके बाद दूसरा चैप्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एलर्जी। तो एलर्जी क्या होता है? छी, एलर्जी के बारे में हम लोग सभी कोई जानते हैं कुछ ना कुछ। एलर्जी क्या होता है? एक चीज बताए थे इससे पहले, यहाँ पर लिखा हुआ था, वहां पे लिखा हुआ था IgE एंटीबॉडी का बनता है सिर्फ और सिर्फ एलर्जी में। ठीक है, तो IgE एंटीबॉडी एलर्जी में बनता है। अब एलर्जी होता है क्या? जो सब्सटेंस, जो केमिकल्स या कोई थिंग जिसके कारण हम लोग को एलर्जी होता है उसको बोला जाता है, क्या हो गया, हंसते रहो, उसको बोला जाता है एलर्जेंस। तो एलर्जेंस के अंदर क्या आता है? माइट्स हो गया, हाँ अरे एलर्जेंस के अंदर क्या आता है? माइट्स, पॉलन, एनिमल डेंडर। माइट छोटे छोटे होते हैं ना। एनिमल डेंडर का मतलब जो जैसे पार्थेनो, अच्छा ठीक है। एनिमल डेंडर का मतलब नहीं हो गया शरीर का बाल, जैसे कुत्ते का हो गया, बिल्ली का हो गया, ये सब। ठीक है, अब एलर्जी में होता क्या है? वाटरी आई, आपके आंख में ना आंसू आ जाएंगे। ठीक है, स्नीजिंग यानी आपको छींक आना स्टार्ट हो जाएगा। रनिंग नोज मतलब नाक एकदम बहता रहेगा। ठीक है, बहती नाक सदा। और आपको सांस लेने में डिफिकल्टी होगा, नाक बहता रहेगा तो सांस लेने में डिफिकल्टी होगा। तो ये सिम्टम्स है किसके? एलर्जी के। ठीक है, एलर्जी इसलिए होता है क्योंकि जो मास्ट सेल होता है, मस्ट सेल या मास्ट सेल, वो हमारे शरीर में दो केमिकल रिलीज करता है। कौन सा? हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ठीक है, अब एलर्जी से बचने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए हिस्टामिन निकल रहा है, तो एलर्जी से बचने के लिए हम लोग क्या करें? तो हिस्टामिन के उल्टा क्या डाल देते हैं? एंटी हिस्टामिन। और क्या डाल देते हैं? एड्रेनलिन और स्टेरॉइड। तो ये तीन में से कुछ भी यूज कीजिए तो एलर्जी खत्म हो जाएगा, या कम तो जरूरी हो जाएगा। अब अगला जो डिजीज है, ये बहुत ही फेमस डिजीज है। इस डिजीज का नाम है एड्स, AIDS। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, वंस मोर, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहला जो केस देखा गया था वो 1918 में देखा गया था। ठीक है, और एड्स जिस वायरस के कारण होता है वो है HIV वायरस। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब इस वायरस के बारे में कुछ चीज जान लीजिए कि ये जो वायरस है ना, वो एक तरह का रेट्रो वायरस के ग्रुप से बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस। ठीक है, इसके पास RNA जीनोम होता है। आगे चलते हैं, आगे बताया गया है एड्स कैसे कैसे फैलता है। तो सबसे पहली बात, एड्स में क्या होता है कि मल्टीपल पार्टनर जाने से मना करता है, क्योंकि अगर कोई पार्टनर, ठीक है, चाहे मेल रहे या फीमेल रहे, अगर वो सेक्सुअली, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन जब होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और सामने में से कोई सा भी अगर किसी को पहले से एड्स हो रखा है, तो क्या हो जाएगा? सामने वाले को भी एड्स, मतलब थ्रू रिप्रोडक्टिव थ्रेड ट्रैवल कर सकता है। कौन सा वायरस? HIV वायरस। ठीक है, और पता नहीं चलता, सच तो ये है ना, अभी आगे पता चलेगा कि एड्स को पता करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। 5-10 साल तक कोई सिम्टम्स ही नहीं होता। आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे ड्यूरिंग ड्रग एब्यूज, मतलब कई लोग एक ही जगह बैठ करके मतलब ड्रग्स लेते हैं, एक ही सिरिंज से सभी कोई क्या कर लेता है? ड्रग्स को इंजेक्ट कर लेते हैं, तो उसके कारण भी होता है। कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लेते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया अब एक्सीडेंट हो गया तो आपको ब्लड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन गलती से आपको ऐसा ब्लड मिल गया जिस पर्सन का ब्लड पहले से ही एड्स से इन्फेक्टेड था, HIV वायरस से, तो आपके अंदर भी चांसेस है कि HIV पनप जाएगा। ठीक है, कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, यानी अगर मम्मी है ना और वो प्रेग्नेंट है, कुछ महीना का प्रेग्नेंट है मम्मी, तो हो सकता है कि उसके बच्चे में भी HIV वायरस चला जाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज ए ह्यूज लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ह्यूज का मतलब बहुत बड़ा, मतलब क्या है कि मान लेते हैं अगर हमको अभी इन्फेक्शन हुआ तो पता भी नहीं चलेगा इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि इसके सिम्टम्स आते आते लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। सिम्टम्स जल्दी शो नहीं करता है। ठीक है, इनसाइड माइक्रोफेज वायरस इंटर एंड इट्स RNA मेक
DNA by reverse transcriptase enzyme after time passes macrophage becomes HIV factory। ये वाला जो है ना, ये जो लाइन लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको हम फिगर के थ्रू समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए, होता ये है ना कि HIV एक RNA वायरस है, यहाँ पे लिखा हुआ था RNA का जीनोम होता है, तो ये मैक्रोफेज के अंदर जाएगा, उस सेल को हाईजैक कर लेगा, अपना RNA उसके DNA में जोड़ देता है, फिर उससे अपना RNA बनाता है और फिर धीरे धीरे करके वायरस की संख्या को बढ़ाते जाता है। तो मैक्रोफेज को इसीलिए क्या बोला जाता है, HIV फैक्ट्री, कि HIV का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ हो रहा है, मैक्रोफेज के अंदर, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद साइमल्टेनियसली मैक्रोफेज को तो अफेक्ट करता है, साथ में हेल्पर टी सेल को खा जाएगा। अभी यहाँ पे केवल टी लिम्फोसाइट लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाद वो बताते हैं। HIV फर्दर डिस्ट्रॉय टी लिम्फोसाइट एंड वीकेंस आवर इम्यूनिटी। हमारा इम्यूनिटी टी वाला सेल से क्या होता था, थाइमस वाला, तो ये भी इम्यूनिटी का पार्ट था, तो धीरे धीरे करके इसको खा जाएगा या फिर खत्म ही कर देगा, खाएगा क्या, उसको इस्तेमाल करता है अपने लिए, और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है। अब पता कैसे चलेगा 100% किसी को HIV है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंफर्मेटरी या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उस टेस्ट का नाम है एलिशा, ठीक है। एलिशा के बारे में फिर बताते हैं, तो एक काम कीजिए, आप लोग पोस्ट करके नोट कीजिए, फिर अगले स्लाइड में मिलते हैं। लग दे तो अंगरा तो आई सोड़ी, हेलो हेलो हेलो, 1 सेकेंड। तो उस समय एलिशा के बारे में बात किए थे, तो अभी एलिशा का फुल फॉर्म बताते हैं। तो एलिशा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। एलिशा जो टेस्ट है ना, वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ था, उसका मतलब यहाँ पे समझते हैं। तो वायरस अटैक्स मैक्रोफेज इन लार्ज अमाउंट and simultaneously HIV enters to TH cell and replicate here and produces more virus progeny. These progeny further infect more TH cell and cause progressive TH cell decreasement immunity को। क्या ये रहा है कि जो वायरस जो होता है वो माइक्रोफेज पे अफेक्ट किया, अब जब माइक्रोफेज पे अफेक्ट किया तो उसी समय साइमल्टेनियसली, मतलब ठीक उसी समय में जैसे वो अपनी संख्या बढ़ा लेता है, वो क्या करता है, TH सेल यानी हेल्पर TH सेल, TH का मतलब क्या होता है, हेल्पर T सेल, इस पे जाकर के अफेक्ट करता है, और हेल्पर T सेल के पास जाके अफेक्ट करता है, तो लगातार इसका सही हो रहा है, तो हेल्पर T सेल पे अटैक किया तो उसका संख्या लगातार घटता चला गया, और लगातार घटता चला गया, TH सेल का संख्या काफ़ी कम हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, इम्यूनिटी कमजोर हो गया। अगर हेल्पर टी सेल नहीं रहेगा तो किलर टी सेल के पास फिर इंफॉर्मेशन नहीं जा पाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। तो ये है हमारा HIV वायरस, ठीक है। इसके अंदर ये उसका RNA है, RNA कोड, इसका जो बाहर एक गोला जैसा दिख रहा है ना, ये है प्रोटीन का कोड, जिसको क्या बोला जाता है, कैप्सिड। क्या बोला जाएगा, कैप्सिड। अब क्या होता है, ये जो डिब्बा जैसा दिख रहा है ये है मैक्रोफेज, उधर से वायरल सेल आएगा, इस पे इन्फेक्ट करेगा तो प्रोटीन को, यानी अपना बाहर वाला जो शेल का कवर है ना, उसको बाहर छोड़ देगा, और केवल इसका RNA ही अंदर आएगा, तो ये रह गया वायरल RNA, और प्रोटीन लेफ्ट आउटसाइड, यानी प्रोटीन का कोड जो कैप्सिड है वो बाहर रह जाएगा। अब ये RNA से वायरल DNA बनेगा, कौन सा एंजाइम का हेल्प लेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना लिया। उसके बाद इस डबल स्ट्रैंडेड DNA को जाके मैक्रोफेज के DNA से जाके जोड़ देगा। उसके बाद इस DNA को कहेगा कि ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बनाओ, फिर RNA को ऐसे भर लेगा और प्रोटीन भी इससे ज़बरदस्ती बना लेगा, यानी जो ये मैक्रोफेज का जो DNA है ना, उसी से सारा का सारा काम करवा लेगा, उस सेल को पूरा का पूरा हाईजैक कर लेगा, ठीक है। तो नया वायरल बन जाएगा, न्यू वायरल प्रोटीन। एक बॉडी होता है, बॉडी मतलब वो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO। ये इंडिया का एक बॉडी है जो ये एड्स का पेशेंट या इससे रिलेटेड चीज़ों को ध्यान रखता है, कंट्रोल करता है, देख रेख करता है, ठीक है। तो इस स्लाइड को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट डिजीज की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कैंसर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला जो बीमारी है, यह भी कोई कम फेमस बीमारी थोड़ी है, इंडिया में इसके काफ़ी केसेस हैं।
तो अगला जो बीमारी है वो बीमारी है कैंसर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, जो सेल होता है ना वो अनकंट्रोल मैनर में लगातार डिवीजन करता जाता है स्पीडली, ठीक है। सेल्स लूज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सेल क्या करता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को लूज कर देता है, भूल जाता है। अब पहले ये समझते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। तो जनरली व्हेन अ सेल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद नेगवर सेल दे स्टॉप डिवीजन। कह रहा है एक टिश्यू है, तो एक टिश्यू में जब एक सेल डिवाइड करता है और वो दूसरे सेल के टच में आता है तो वो अपना डिवीजन को रोक देता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज लूज्ड बाय कैंसरस सेल। इसका ये मतलब है कि हमको खांसी उसी नहीं है, बगल में खाना बनता है कुछ दूरी पे तो वही स्मेल आता है, हम हेल्दी हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक सेल ना जब डिवाइड करता है तो अपने बगल वाले सेल के जब टच में आता है तो रुक जाता है डिवीजन करना, लेकिन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसरस सेल जो होता है ना वो ये प्रॉपर्टी भूल जाता है। वो टच में आए चाहे कुछ आए वो बढ़ता जाता है लगातार, इसीलिए तो कैंसर सेल से बाहर निकल जाता है मांस का टुकड़ा, वो भूल जाता है ये चीज़ कि दूसरे एक सेल के टच में कि दूसरे सेल के टच में आने के बाद रुकना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ट्यूमर के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर दो तरह का होता है, एक होता है बेनिगन, एक होता है मैलिग्नेंट। कौन कौन, बेनिगन और मैलिग्नेंट। बेनिगन का मतलब क्या लिखते हैं, डू नॉट स्प्रेड टू अदर लोकेशन, रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। ये ना एक जगह पे जहाँ पे रहेगा वहाँ पे फिक्स रहेगा, अलग अलग जगह पे नहीं जाएगा, इसीलिए ये लेस डेंजरस होता है, लेस डैमेज। मान लेते हैं कि मेरे इस हाथ में यहाँ पे हो गया कैंसर, तो अब यहाँ पे कैंसर हो गया, तो अगर बेनिगन होगा तो यहीं पे रुका रहेगा, तो इसको रेडियोथेरेपी या किसी भी तरीका से इसको काट कर भी मांस को हटा सकते हैं, इसलिए ये उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब यही बढ़ जाता है, ठीक है, यही बढ़ जाता है तो किसका कौन सा रूप ले लेता है, मैलिग्नेंट। क्या नाम है, मैलिग्नेंट। ये बहुत तेजी से डिवाइड करता है, इन्वाइडिंग एंड डैमेज अदर टिश्यू। इन्वाइडिंग का मतलब क्या होता है, खुद तो डिवीजन करेगा, साथ के साथ बगल वाले जो टिश्यू है ना, बगल वाले मसल सेल या कहीं पर भी घुस जाता है जबरदस्ती, और काफ़ी तेज से डिवाइड करता है, दूसरे टिश्यू को डैमेज पहुंचाता है। इसके अंदर एक सेल जो सेल ट्रांसफर होकर बनता है उस सेल का नाम होता है नियोप्लास्टिक सेल। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में कौन सा सेल होता है, नियोप्लास्टिक सेल, ठीक है। दे आर स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट वाया ब्लड सर्कुलेशन, और इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इसका सेल ना ऐसे टूट टूट के ब्लड के थ्रू दूसरे पार्ट में चला जाता है। मान लेते हैं यहाँ पे था हमको कैंसर, अब यहाँ से ब्लड टूट टूट के पैर में चला गया तो पैर में कैंसर हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस। ऑब्वियसली बात है, ये चाहे तो पूरा शरीर में हम लोग का फैल सकता है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस होता है। समझ में आ गया। अब बताया जा रहा है कैंसर का काउज क्या है, कैंसर क्यों होता है। तो कैंसर जिस कारण से होता है उस कारण का नाम क्या है, कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन क्या होता है ना, कोई सा भी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट, कोई सा भी ऐसा चीज़ थिंग, एयर में हो सकता है बायोलॉजिकली, कोई वायरस हो सकता है, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कैंसर को ओरिजिनेट करे, कैंसर को बढ़ावा दे, उसको क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेन, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं एक कार्सिनोजेन का, जिसका नाम है रेडिएशन, ठीक है। अब रेडिएशन दो तरह का होता है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। तो आयोनाइजिंग के अंदर फिर दो एग्जाम्पल है, एक्सरे और गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग का एग्जाम्पल है अल्ट्रावायलेट रे। तो इस स्लाइड को पॉज करके नोट कीजिए। हाँ, तो फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं केमिकल कार्सिनोजन। तो पहला रेडिएशन पढ़ लिया, अगला है केमिकल। तो टोबैको, तंबाकू सब कुछ जानते हैं, उसमें क्या होता है, निकोटिन, जो लंग्स यानी फेफड़े का कैंसर करता है। आगे बताते हैं, नशा वाले बहुत खतरनाक होते हैं। कैंसर काउजिंग वायरस नॉट टू बी ऑन्कोजेनिक वायरस। वैसा वायरस जो कैंसर काउज करता है उसको क्या बोला जाता है, नहीं, ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। विच हैज जीन दैट काउज कैंसर कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन, ठीक है। वायरस के अंदर ये वाला जीन होता है, वायरल ऑन्कोजीन, जो क्या करता है, कैंसर को बढ़ावा देता है, ठीक है। इन नॉर्मल सेल देयर इज सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन। व्हेन गॉट एक्टिवेटेड, कह रहा है
हमारे सभी सेलों के अंदर जो नॉर्मल सेल है ना, उसके अंदर एक जीन होता है जिसको बोला जाता है प्रोटो ऑन्कोजेन या सेलुलर ऑन्कोजेन, ठीक है। गलती से अगर उसको एक्टिवेट कर दिया गया, आप लोगों को मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाए थे, एनसीईआरटी का चटनी भी आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस का, तो उसके अंदर पढ़ाए थे कि हमारा मैक्सिमम पास क्या होता है, इंट्रॉन। हाँ, इंट्रॉन होता है जो हमारे काम का नहीं होता है, उसी के अंदर कहीं पे होगा प्रोटो ऑन्कोजेन। अगर गलती से वो एक्टिवेट हो गया, अगर वो गलती से एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, उसके कारण फिर हमारे शरीर में कैंसर हो जाएगा। तो वही लिखा हो गया अंदर सर्टेन कंडीशन, किसी भी कारण से हो गया, दैट कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। वही ऑन्कोजेन का तो मतलब समझते हैं, वो सारा चीज जिससे हमको कैंसर, तो फिर किसमें बदल जाएगा, कैंसर से, ठीक है। अब कैंसर का डिटेक्शन कैसे होगा, डायग्नोसिस कैसे होगा, वही बात है कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कैंसर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को बायोप्सी किया जाता है या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी किया जाता है। किसका, शरीर ब्लड का, ब्लड ले लीजिए या फिर टिश्यू ले लीजिए। बायोप्सी का मतलब होता है ना, कोई सा टिश्यू को काट के उसको ऐसे करके निकाल लेना, टिश्यू को थोड़ा सा काट के फिर उसका स्टडी करना, ठीक है। इंटरनल अगर मतलब कहीं पे ऐसा लग रहा है, आराम प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग क्या ऐसा प्रेफर करते हैं कि कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन कैन बी डिटेक्टेड बाय एक्सरे करवा लीजिए। एक्सरे से पता चल जाए, एक्सरे से उतना पता नहीं चलता, लेकिन हाँ अगर कोई शार्प आदमी रहेगा कि हाँ जानने वाला बढ़िया प्रैक्टिशनर है तो वो बता सकता है कि, वैसे बताएगा नहीं, फिर बोलेगा आगे चेक कराना। दूसरा तरीका है सीटी स्कैन, इसको बोला जाता है कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लास्ट वाला तो बहुत फेमस, सब तो आप लोग जानते ही होंगे, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। अब कैंसर को ठीक कैसे किया जाता है, तो कैंसर को बाय ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन, यानी सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। कई बार जैसे बेनिगन वाला कैंसर हुआ ना, यहाँ पे बताया था ऐसा ट्यूमर जिसको काट करके हटा देंगे। अब काट करके हटा देंगे तो उसके लिए सिर्फ सर्जरी से निकाल देंगे, लेकिन क्या होता है कई बार केवल सर्जरी या रेडिएशन या फिर तीनों का मिक्सचर, कभी ये कभी तीनों को मिला करके ठीक किया जाता है कैंसर को। शुरू में पता चल गया तो ठीक हो जाएगा, नहीं पता चला तो ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कीमोथेरेप्यूटिक, हाँ भाई कीमोथेरेप्यूटिक, हाँ कीमोथेरेप्यूटिक, फिर से बोला ना मालूम है किसको, कीमोथेरेपी वाला ड्रग था, ठीक है। हैव साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया। ये जो ड्रग होता है जिससे केमिकली ट्रिक किया जाता है, ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं आ रहा है। ड्रग्स का मतलब नोटिफिकेशन, ड्रग्स का मतलब हो गया दवाई, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होगा, आपका बाल चला जाएगा, ब्लड का कमी हो जाएगा। एक और तरीका होता है, अगर इसको समझाना चाहे तो 15 मिनट लग जाएगा, ये डिटेल में कभी बताया जाता है। अल्फा इंटरफेरोन, हम लोग साइटोकाइन बैरियर पढ़े थे फिजिकल में, ठीक है। तो इसमें इंटरफेरोन जो था, जो साइटोकाइन जो इंटरफेरोन था, उसके कारण दूसरे सेल को बताया जा सकता है ना। तो उसी तरह से क्या होता है, यहाँ अल्फा इंटरफेरोन होता है जो एक सेल अगर वहाँ पे दिक्कत है तो दूसरे सेल को बताता है, ऐसा टाइप करके। इट एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड नॉट टू बी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। अल्फा इंटरफेरोन क्या करता है, अगर किसी एक पार्ट में, अगर किसी सेल में पहले से ही कैंसर हो गया, तो वहाँ का जो सेल जिसमें कैंसर हो गया है वो अल्फा इंटरफेरोन रिलीज करता है, एक टेक्निक होता है, जिसके कारण दूर किसी सेल में अब दोबारा सा ना हो, दोबारा से किसी और सेल, मान लेते हैं किडनी में हो गया, लीवर में हो गया, मान लेते हैं अगर लीवर में किसी को कैंसर हो गया तो लीवर का सेल कुछ ऐसा बनाएगा, फिर हम लोग बनवाएंगे अल्फा इंटरफेरोन टाइप, जो किडनी का सेल को बचाने के लिए क्या करेगा, पहले से ही इम्यून सिस्टम को बोलेगा जल्दी से तैयार हो जाओ, एंटीबॉडीज वेपन लेके आओ, ये लोग आया हुआ है, इसको मार गिराना है। तो इस स्लाइड को पॉज करके नोट कीजिए, सवाल बहुत खतरनाक होते हैं। होप यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कुकर की सीटी पे मारो कलम डोले, कलम, कुकर की सीटी पे मारो कलम डोले। अब बात करते हैं ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, ठीक है। ड्रग एंड अल्कोहल, दवा दारू, उसको अब्यूज करती है, उसको गाली देती नहीं, उसका इरेशनल यूज किए, बिना कोई फ्रीक्वेंसी के, बिना कोई तरीके के डॉक्टर के सजेशन के बगैर, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं ओपियोइड्स के बारे में। तो ओपियोइड्स का जो रिसेप्टर होता है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है पेपेवर सेमिनिफेरम, पेपेवर सेमिनिफेरम जो कि एक प्लांट है, ठीक है।
जिसके लैटेक्स से मॉर्फिन बनाया जाता है और मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से जब मॉर्फिन को एसिटाइलेशन किया जाता है तो बन जाती है हीरोइन। बैक हीरोइन को एक और नाम से क्या जाना जाता है, स्मैक। और इसको यूज कैसे किया जाता है, इसको या तो स्नॉट कर लो, यानी समझा रहे, नाक से खींच लो, या फिर इसका इंजेक्शन ले लो। ले मत लो, मतलब लिया जाता है, वो सॉरी लिया जाता है। अब हीरोइन के बारे में बताते हैं। हीरोइन क्या होता है, जब मॉर्फिन को डाइएसिटाइलेशन किया जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिटाइल ग्रुप के बारे में, तो वही एसिटाइल ग्रुप आके इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, हीरोइन क्या करता है, हमारे बॉडी फंक्शनिंग को स्लो कर देता है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। ठीक है फिर से मतलब बता रहे हैं, फील करवाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। इसीलिए इसको एज ए डिप्रेसेंट यूज किया जाता है। डिप्रेसेंट मतलब बॉडी फंक्शनिंग को स्लो करने के लिए। ठीक है, अगला जो है ड्रग का कैटेगरी वो होता है कैनाबिनॉइड्स। क्या नाम है, कैनाबिनॉइड्स। इसका रिसेप्टर ब्रेन में होता है। इसका कहाँ होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो डाइजेस्टिव सिस्टम, वही डाइजेस्टिव पेट में होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होता है। एक तो ये लाइट भी फ्लक्चुएट करता है। कब में अच्छा टीचर अच्छा कैमरा वाला। ओके ठीक है, ये कहाँ पे अफेक्ट करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इस फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा नाम का जो पौधा है ना, प्लांट है ना, उसका इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है, उससे बनाया जाता है किसको, कैनाबिनॉइड्स को। इसको कैसे लिया जाता है, मुंह के थ्रू। और कैनाबिस सटाइवा, इसका फ्लावर का टिप यानी फूल का आगे वाला पत्ता, और इसका रेजिन्स। रेजिन्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड। कई सारा पौधा को आप लोग देखे होंगे, अंदर क्या होता है ना, रेजिन्स मतलब लिक्विड सिक्रेशन होता है, जिससे हम लोग पतंग का पीछे वाला पूंछ को चिपकाते थे, वही वाला यहाँ पे एक, जिसको गम जैसा नहीं यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी का वेरियस कॉम्बिनेशन, मतलब इसको मिला दीजिए, या इसको मिला दीजिए, या तीनों को मिला करके अलग अलग चीज़ बनाया जाता है। मैरिजुआना, चरस, गांजा, हसीस। ओह, तो क्या मुझे भी खेती करनी चाहिए, मैं भी एक किसान हूँ, सोचना भी नहीं। किसानी करने नहीं चले जाना कैनाबिस सटाइवा का, पुलिस पकड़ के ले जाएगा, पता चला उगा रहे हैं उसका फ्लावर से बना रहे गांजा। डोंट डू दिस। तो इस स्लाइड को नोट कीजिए और आगे चलते हैं, फिर ऐसा किसानी मत ही कीजिए। तो आइए आगे चलते हैं। अगला जो है सब्सटेंस, उसका नाम है कोकेन। इसके बारे में टीवी में तो जरूरी सुने होंगे। कोकीन को और क्या कहा जाता है, कोक, क्रैक बोलिए, कोका एल्कलॉइड्स बोलिए। कहाँ से आता है, कोका प्लांट, स्पेशली बोला जाए तो इरेथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका। पाया अब बहुत जगह जाता है, स्टार्टिंग गेम यहीं से हुआ था। नेटिव प्लांट है वहाँ का। ठीक है, ये क्या करता है, इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। हमारे अंदर डोपामिन के बारे में तो जानते हो, यूट्यूब पे देखता हूँ, हाउ टू कंट्रोल डोपामिन, कैसे 3 तरीके से लोगों को अपने वश में करें। चिंता वो नहीं, डोपामिन कैसे 3 तरीके से लोगों को अपने वश में करें। देखे हो ये वाला वीडियो हम नहीं देखेंगे, बस उसका कैप्शन करो। हाँ, तो डोपामिन जानते हो कि ना, डोपामिन डिटॉक्स, इस खाली लिख लो यूट्यूब पे, डोपामिन, ढेर सारा वीडियो है। डोपामिन हमारे अंदर का एक केमिकल होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो ये बंदा क्या करता है, इसी के साथ छेड़छाड़ कर देता है, डोपामिन के साथ। और डोपामिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसको कैसे लिया जाता है, स्नॉटेड, नाक के थ्रू। ठीक है, ये किस में जाके अफेक्ट करता है, सीएनएस। ये फीलिंग्स लाता है यूफोरिया का। यूफोरिया का मतलब है कहाँ है मच्छर, कहाँ है मच्छर को मारेंगे, वाह। ठीक है, एक्सेसिव एनर्जी आ जाता है बिना मतलब का, झूठ मूठ का एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट लीड टू हेलुसिनेशन। ज़्यादा ले लोगे तो फिर पेन से ही बातें करने लगोगे, कैसे हो, कहाँ गए थे, छोड़ के चले गए, कुर्सियों से बातें करने लगोगे, हेलुसिनेशन हो जाएगा, एक दिमाग में अजीब सा इमेजिनेशन होने लगेगा। हाँ, यही होता है, समझ रहे हो। अब कुछ नोटेबल पॉइंट जो आपको जानना चाहिए। और हेलोसिनेटिंग प्लांट का नाम बताइए, एक दो और जान लेते हैं। तो नाम है एट्रोपा बेलाडोना। क्यों क्यों एट्रोपा बेलाडोना। दतुरा,
हाँ, शिव जी का प्रसाद धतूरा। और बात करते हैं मॉर्फिन। तो मॉर्फिन जो होता है ना, उसको एज ए पेन किलर इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे? सर्जरी में। और सर्जरी में आपका कोई अंग कटेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, तो मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको कम दर्द हो। अब 3 ड्रग का नाम है, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फिटामाइन, बेंजोडाइazepines। ये वाला ना आप लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ऑर्गेनिक का आखिरी वाला चैप्टर है, वहाँ पे भी दिया हुआ है। ये ना एक तरह का सिमिलर ड्रग होता है, सिमिलर। इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉप अप, मतलब बाहर निकलने के लिए। कैसा? मेंटल इलनेस, दिमागी तौर पर जो ज़्यादा ही बीमार होता है, मेंटल इलनेस से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको लेने से डिप्रेशन, इंसोमिया से बाहर निकल जाता है। डिप्रेशन में तो समझ रहे हैं, झूठ मूठ का परेशान, ओवर थिंकिंग। इंसोमिया का मतलब होता है स्लीपलेसनेस, यानी नींद नहीं आता इसमें। लेकिन एक बार लेने के बाद फिर मन करता है कि फिर से लें, फिर से लें, फिर से लें। तो इसका क्या हो जाता है? ओपन एब्यूज। एब्यूज का मतलब फिर आदमी उसके लिए एडिक्ट हो जाता है, फिर बिना डॉक्टर से पूछे अपने आप छुप छुप के लेने लगता है, फिर छुप छुप के एक दिन चला जाता है। हाँ फिर हम लोग वहाँ जाके उसके सबको प्रणाम करते हैं। आगे बात करते हैं टोबैको। टोबैको के अंदर क्या होता है? निकोटीन। निकोटीन क्या करता है? स्टिमुलेट क्या करता है, मतलब बढ़ावा देता है एड्रिनल ग्लैंड को। बोलता है ना तुम एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन सीक्रेट करो। एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है कौन सा केमिकल? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो क्या करता है? हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ठीक है, ये तब होता है, मान लेते जैसे आप आराम से बैठे हुए थे, एक आपकी छोटी बहन आ गई, आप डर गए देख के उसको, सॉरी, मतलब कोई आ गया ऐसा अंधेरा में, हाँ तो कोई आ गया आपका अंधेरा में ऐसा, तो आप देख के उसको डर गए। भाई भी हो सकता है छोटा, मेरे पास तो है, अक्सर डर जाता हूँ। हाँ तो भाई बहन कोई भी आ गया छोटा सा, उसको देख के डर गए। ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, मेरे पास तो दोनों भी है, बड़ा भी है छोटा भी है, बीच के आदमी इन बिटवीन। ठीक है, तो अब एकदम से ना एड्रिनल ग्लैंड ऐसे टप से रिलीज करेगा ये दोनों हार्मोन, जिससे हार्ट रेट, क्या देखिए ऐसा चीज कहाँ से आ गया, ईश्वर ने क्या बना दिया, बैगन का शक्ल का, ब्लड प्रेशर। ठीक है, स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड। स्मोकिंग, मुंह में रजनीगंधा, कदमों के नीचे दुनिया, और मुंह में गोल्ड फाइन सीक्रेट। कंपनी कैसे पता है? देखें ऐड, फिर जमीन पे ऐसे। कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड एंड डिक्रीजेज ऑक्सी हीमोग्लोबिन अमाउंट। ऑक्सीजन जब हेमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो इसको बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो सिगरेट पी पी के कार्बन डाइमोनोक्साइड फेफड़ा में बढ़ लियो तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहाँ से रहेगा? और ऑक्सी हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो शरीर ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करेगा? मर जाओ, सपोर्ट आ जाओगे कुछ दिन। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट का उम्र माना जाता है 12 साल से लेकर 18 साल तक। ओके, तो इस स्लाइड को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। छोटा भाई बहन है ना आप लोग के पास, खा लेंगे। हेलो 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 वंस अगेन। तो आगे चलते हैं। लिखा हुआ है सडन अपटेकिंग लीड्स टू एंजाइटी, साइकिनेस, स्वेटिंग, नाउजिया एक्सेट्रा आर नोन एज विथड्रॉवल सिम्टम। अगर सिंड्रोम, अगर आप चाहें ना, अगर आप ड्रग एब्यूज़र हैं, यानी आप शराबी हैं, आप नशेड़ी हैं, आप गंजेड़ी हैं तो अगर आप चाहेंगे कि आज के आज हम 1 जनवरी को रेजोल्यूशन ले लें और सारा का सारा ड्रग्स को छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपको विड्रॉवल सिम्टम्स आने लगेंगे, सिंड्रोम। आपको ना ऐसा भय सा लगेगा, एक अजीब सा डर लगेगा, सेकेंड शरीर थक कर कांपता रहेगा, स्वेटिंग, पसीना आने लगेगा, नाउजिया, आपको वोमिटिंग जैसा लगेगा, सिर दर्द लगेगा। तो ये सब सिम्टम्स आने लगेगा। इसलिए उसके लिए कहाँ जाएं? नशा मुक्ति केंद्र। वहाँ पे आपको धीरे धीरे करके उससे बाहर लाया जाएगा। आप लगातार बहुत लंबे समय से ड्रग्स ले रहे हैं तो क्या होगा? आपका नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा, लीवर क्रियोसिस, मतलब लीवर धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, सड़ना स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली। अब इफेक्ट ऑफ यूजिंग एनाबॉलिक एस्टेरॉइड। एनाबॉलिक एस्टेरॉइड लेने से क्या होता है? तो पहले पढ़ते हैं फीमेल्स में क्या होता है, फिर मेल में पढ़ते हैं। तो फीमेल्स में क्या होगा? मूड स्विंगिंग, ऑब्वियसली। मैस्कुलिनेशन मतलब क्या होता है? मेल की तरह कैरेक्टर आ जाएगा, छाती उती चौड़ा होने लगेगा। ठीक है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, यहाँ मूछ उछ भी आ सकता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे पीछे बढ़ सकता है, आगे पीछे क्या पूरा का पूरा एबनॉर्मल हो जाएगा, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। क्लाइटोरिस होता है वो मेल फीमेल का, वो एक्सट्रैक्ट क्या बोलते हैं उसको, फीमेल एक्साइटेटरी पार्ट, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। वॉइस डिक्टिंग, यानी मेल की तरह उसकी आवाज़ में भी भारीपन सा हो जाएगा।
ठीक है। मेल में क्या हो गया, एग्रेसिवनेस, मतलब चिड़चिड़ापन, मतलब एग्रेसिव नहीं होता है, थोड़ा वो रो दो, मतलब वो शडा भाई वाला बढ़ जाएगा। मूड स्विंग्स इसमें भी आ जाएगा। टेस्टिस का साइज ट्विंग छोटा हो जाएगा। स्पर्म प्रोडक्शन खत्म होने लगेगा। किडनी लिवर डिसफंक्शन, ठीक है। ब्रेस्ट यानी जो मेमरी ग्लैंड होता है ना, उसका साइज बढ़ जाएगा, फीमेल्स की तरह होने लगेगा। बालनेस, बाला बाला बाल उड़ जाएगा सिर का। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वहाँ पे, कहाँ पे, पेनिस के मतलब वहाँ पे होता है, हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है, तो उसका साइज धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। तो यूरिन पास होने में दिक्कत होगा। यहाँ एक सवाल लिखा हुआ यहाँ पे एक सवाल लिखा हुआ है, व्हाट इज एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स, कि एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है। तो यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स जो है ना, वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स से रिलेट करता है। और आपके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए। तो आज का क्लास नहीं, इवन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एनसीईआरटी का चटनी कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए। सवाल आधा भी क्या, एक भी क्या, आधा का आधा भी बाहर नहीं जाएगा। इट इज़ मोर देन इनफ फॉर बोर्ड। कंप्लीट स्कोर होगा, 100% गारंटी है। विद प्रूफ दे दे क्या, जिस दिन क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन पेपर, तो उस दिन प्रूफ भी दे देंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, और ओके बाय।